नमस्कार। डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करने की जरूरत पर दिया जोर। कहा, विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य। केंद्र और राज्य टीम इंडिया की तरह करे काम तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। रूस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही कनिमोझी ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा, पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव का सच आया दुनिया के सामने। वहीं बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा बहरीन। शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल गयाना के लिए हुआ रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद का नहीं करता समर्थन, सब करते हैं आतंकवाद की निंदा। जर्मनी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को दी मान्यता। दक्षिण पश्चिम मानसून ने तय समय से 8 दिन पहले दी जोरदार दस्तक। 16 साल बाद समय से 8 दिन पहले पहुंचा केरल। लक्षद्वीप क्षेत्र, माहे और तमिलनाडु सहित कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बरसा मानसून। और इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल बने टेस्ट टीम के कप्तान। ऋषभ पंत होंगे उप कप्तान। लंबे समय बाद करुण नायर की हुई भारतीय टीम में वापसी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य का नारा देते हुए राज्यों से कम वैश्विक स्तर का टूरिस्ट गंतव्य तैयार करने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के तहत राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तथा सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करके प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। प्रधानमंत्री का मानना है कि इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। ये 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, 2047 तक विकसित भारत बनाना। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर राज्य विकसित हो, हर शहर विकसित हो, हर नगर पालिका विकसित हो और हर गांव विकसित हो। अगर हम इस दिशा में काम करेंगे तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कार्यबल में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए नजर आए, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान,
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। इनके अलावा देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक का विषय विकसित राज्य से विकसित भारत एट 2047 रखा गया है। प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम पर। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 24 मई को भारत में जोरदार और समय से पहले ही दस्तक दे दी है। मानसून अब पूरे लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल, माहे और तमिलनाडु के कई हिस्सों को कवर कर चुका है। ये कर्नाटक, मालदीव और कोमोरीन क्षेत्र के कुछ हिस्सों सहित अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में फैल चुका है, जिसमें मिजोरम के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। इसके साथ ही मानसून आधिकारिक तौर पर 1 जून की सामान्य तिथि से 8 दिन पहले ही केरल में पहुंच गया है। अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके मध्य अरब सागर, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और यहां तक कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बार मानसून अपने तय समय से करीब 1 हफ्ते पहले ही पहुंच गया है। इस साल केरल में मानसून का आगमन पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी हुआ है। केरल में मानसून सामान्यतः 1 जून तक आता है। आखिरी बार केरल में सबसे पहले वर्ष 2001 और 2009 में मानसून इतनी जल्दी पहुंचा था। तब मानसून 23 मई को ही केरल में आ गया था। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। आज कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ केरल के कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के 3 राज्यों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। खराब मौसम की चेतावनी के साथ कर्नाटक के उत्तर कन्नड़, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, कोडागु, शिवमोगा और चिकमंगलूर जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल के कई जिलों में 27 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गोवा में 25 मई तक भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट घोषित किया गया है। जो मानसून ने केरला ही नहीं, कुछ बाकी हिस्से भी साथ में कवर कर लिए। केरला साथ में कर्नाटका के हिस्से भी कुछ कवर हो गए, तमिलनाडु के भी हिस्से कुछ कवर हो गए। उसके साथ ही कुछ हिस्से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी, स्पेसिफिकली मिजोरम वगैरह के भी आज मानसून कवर हो गया। झारखंड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लातेहार लोहरदगा जिले की सीमा पर स्थित ईचाबार जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच शनिवार की सुबह हुई मुठभेड़ में जेजेएमपी का सुप्रीमो पप्पू लोहरा और एक अन्य इनामी नक्सली प्रभात गंझू मारा गया, जबकि एक अन्य नक्सली घायल है। मुठभेड़ में पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। पप्पू लोहरा 10 लाख रुपए का इनामी था, जबकि प्रभात पर 5 लाख रुपए का इनाम था। लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी नक्सलियों का दस्ता ईचाबार जंगल में जमा है। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने जंगल में तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 नक्सली मारे गए। फिलहाल पुलिस पूरे जंगल की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रही है। सिक्किम में तैनात भारतीय सेना के युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने साथी की जान बचाने के लिए खुद के जीवन की परवाह नहीं की। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने साथी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दरअसल उनका एक साथी अचानक नदी में गिर गया। नदी में बहाव बहुत तेज था। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने देखते ही नदी में छलांग लगा दी। नदी की तेज धार में वो तैर नहीं पाए और उनकी जान चली गई। तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें झरने में 800 मीटर नीचे बह जाने के बाद मृत अवस्था में निकाला गया। भारतीय सेना के आधिकारिक ने सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म एक्स पर लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर लिखा कि उत्तरी सिक्किम में एक परिचालन गश्त के दौरान नदी में बहे एक साथी सैनिक को बचाते हुए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने बलिदान दिया। भारतीय सेना पूरी तरह शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। गुजरात एटीएस ने बीएसएफ और भारतीय नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजने के आरोप में सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार आरोपी ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल और इंडियन नेवी की गतिविधियों और इलाकों की तस्वीरें और अन्य संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। वो गुजरात के कई सीमावर्ती क्षेत्रों की सूचनाएं भी साझा कर चुका था। पूछताछ में सामने आया कि सहदेव सिंह 2023 के जून जुलाई से अदिति भारद्वाज नामक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था। दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत होती थी। एटीएस ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। वहीं सहदेव सिंह गोहिल और पाकिस्तानी एजेंट अदिति भारद्वाज के खिलाफ बीएनएस की धारा 61 और 148 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारत पहलगाम आतंकवादी हमले से उत्पन्न परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के वित्त पोषण को लेकर बहुपक्षीय संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF को नया डोजियर देने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत FATF से मांग करेगा कि पाकिस्तान को फिर से संदिग्ध देशों की सूची यानी ग्रे लिस्ट में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेरिस स्थित ये संस्था धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखती है और इसमें भारत सहित 39 देश शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे सूची में डालने के लिए भारत FATF के समक्ष मजबूत मामला पेश करेगा। पाकिस्तान अपने क्षेत्र में पनपने वाले आतंकवाद पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा है और वो बहुपक्षीय एजेंसियों से मिलने वाले धन का इस्तेमाल हथियार और गोला बारूद खरीदने और आतंकियों को मदद करने के लिए कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि सार्वजनिक आंकड़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान अपने तमाम बजट का औसतन लगभग 18% रक्षा मामलों और सेवाओं पर खर्च करता है, जबकि संघर्ष प्रभावित देश भी इससे कहीं कम खर्च करते हैं। इतना ही नहीं, 1980 से 2023 तक पाकिस्तान के हथियारों के आयात में नाटकीय रूप से औसतन 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। सूत्रों ने बताया कि भारत सरकार एक डोजियर तैयार कर रही है जिसे FATF की अगली पूर्ण बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह बैठक जून में होने की संभावना है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में रूस पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस में राजनेताओं, रशियन फेडरेशन काउंसिल सहित गणमान्य लोगों के बीच आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष और पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के विषय पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भारत की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमने पहले भी दिया है और निश्चित तौर पर आगे भी देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में
जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाया है, उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। हम पूरी दुनिया को ये संदेश देने आए हैं कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से लगातार नए नैरेटिव स्थापित किए जा रहे हैं। वो नया प्रोपेगेंडा चला रहा है, लेकिन हम वैश्विक मंच पर उसकी नापाक चेहरे को बेनकाब करने यहां आए हैं। Continue to spread false propaganda. So finally, India had no choice but to respond. But when India responded, we responded responsibly. We made sure that no civilians were affected. The military bases were unharmed. We only targeted hubs where the terrorists were harbored and where they were being trained. And we also passed the message to the military and the government in Pakistan. करीमोजी ने बताया कि भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जब भारत ने जवाब दिया तो हमने जिम्मेदारी से जवाब दिया। हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी नागरिक प्रभावित ना हो, सैन्य ठिकानों को कोई नुकसान ना पहुंचे। Our exchange of ideas, and it was a very great opportunity to explain the stand of India. I'm sure you're all aware of the recent happenings in India. On April 22nd, 26 tourists in Kashmir were shot dead by terrorists who had infiltrated into Indian territory, terrorists from Pakistan, and they shot 26 people dead in front of their families, in front of the children. रूस पहुंचे भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की वास्तविकता को बयां कर रहे हैं और पाकिस्तान के फॉल्स नैरेटिव पर भारत का स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में बहरीन पहुंचा। इससे पहले यह दल दिल्ली हवाई अड्डे से पश्चिम एशिया के 4 देशों बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया की यात्रा पर रवाना हुआ था। इस महत्वपूर्ण यात्रा का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट करना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन जुटाना है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधि मंडल में निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। दिल्ली से रवाना होने से पहले भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले दशक में जो न्यू नॉर्मल सेट किया है कि आतंकवाद के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, ये नया भारत है और हम जरूर प्रतिक्रिया देंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है
और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत कई देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों के लिए रवाना हुआ। ये दल सबसे पहले गयाना जाएगा। इसके बाद ये दल पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और अमेरिका का दौरा करेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जीएम हरीश बाल योगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिथा, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद से देश चुप नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो आतंक का दंश सहा है उसे हम दुनिया को बताएंगे। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय व्यापार आयुक्त मोरोज सेफकोविक से मुलाकात की। यूरोपीय संघ के अधिकारी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से लिखा कि अपने मित्र और समकक्ष पीयूष गोयल का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। हम प्रगति करना जारी रखेंगे। आइए कड़ी मेहनत और स्पष्ट फोकस के साथ गति बनाए रखें और मैं जल्द ही हमारी अगली बैठक की प्रतीक्षा कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने अपनी इस मुलाकात से संबंधित तस्वीरें भी साझा की हैं। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा कि मेरे मित्र, गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद। हम भारत और यूरोपीय संघ की साझा समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए हम इस गति को जारी रखें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने के लिए डट समर्थन मांगा है। साथ ही कहा कि भारत 2025 के अंत तक FTA पूरा करने की उम्मीद करता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मदरसों में आधुनिक विषयों को अनिवार्य किए जाने का फैसला जमीन पर सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है। जी हां, अब दीनी तालीम के साथ मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाएगा। मदरसों में अब बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर का सपना अब सच होने जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर भी शामिल किए जाएंगे। ये सब जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि अब राज्य के मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीनी तालीम के साथ मॉडर्न शिक्षा से जुड़े विषय भी पढ़ाए जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि बच्चों के मदरसा पाठ्यक्रम में NCERT सिलेबस को भी साथ जोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि इस नई योजना से मदरसों के 15 लाख से अधिक छात्रों को बेहतर शिक्षा पद्धति मिलेगी। योगी सरकार ने मदरसों में दीन इस्लाम की तालीम के साथ साथ मैथ, साइंस, कंप्यूटर को भी पढ़ाएंगे, हिंदी, इंग्लिश को कंपलसरी करेंगे, जनरल स्टडीज को कंपलसरी करेंगे, स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज को कंपलसरी करेंगे। फैसले का हर कदम केवल और केवल मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश विरोधी बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की आदत है कि देश की एकता, अखंडता और देश के मान सम्मान पर प्रश्न करना, वो भी तब जब जहां एक और 140 करोड़ देशवासी एकजुट हो रहे हैं और कुछ तत्व हैं जो भारत की प्रभुता और एकता पर सवाल उठा रहे हैं। इससे राहुल गांधी और कांग्रेस की मानसिकता सबके सामने आ गई है। राहुल गांधी जी की यही आदत है कि देश की एकता, अखंडता और देश
कि मान सम्मान पर प्रश्नकाल करना, और कहां 140 करोड़ जनता एक हो रही है, और कुछ तत्व हैं जो भारत की प्रभुता, भारत की एकता, और जब सामने आतंकवादी और दुश्मन हैं, उस समय में भी प्रश्न करना क्या विचारधारा है, ये शायद आपका इस प्रश्न का उत्तर न दे पाएंगे, ना हम दे पाएंगे। और इसके साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।